नमस्ते। आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक कहानी कहने का वो तरीका है जो रोजमर्रा की चीजों को भी खौफ में बदल देता है। तो चलिए पता करते हैं कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। तो कहानी का सबसे पहला हुक क्या है? ये कि इसे एक सच्ची घटना बताया गया है। बस ये एक लाइन कहानी को सिर्फ फिक्शन से निकालकर एक डरावनी पॉसिबिलिटी में बदल देती है। दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आने लगती है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? और बस डर का यही बीज कहानी को असली लगने पर मजबूर कर देता है। किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी की नींव क्या होती है? नॉर्मल माहौल। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है जब तक कि कुछ ऐसा नहीं होता जो उस शांति को भंग कर दे। आइए देखते हैं कि इस कहानी में वो पल कब और कैसे आता है। तो मिलिए रोनित से। एक आम सा लड़का है, एक आम सी शाम है और एक आम सा बस स्टॉप। यहां कुछ भी अजीब नहीं है ना? और कहानीकार हमें जानबूझकर इसी आराम के माहौल में रखता है ताकि जब डर आए तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। और बस यहीं से कहानी का बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है। एक रोती हुई बूढ़ी औरत देखकर सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हमदर्दी का, मदद करने का। कहानी हमें इसी इंसानी जज्बात की तरफ खींचती है, ये जाने बिना कि यही वो पहला कदम है जो रोनित को एक बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। तो रोनित वही करता है जो शायद हम में से कोई भी करता। वो मदद के लिए अपनी पानी की बोतल आगे बढ़ाता है। और विडंबना देखिए, उसका यही नेक काम, यही छोटी सी मदद एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोल देती है जिससे वो अब चाहकर भी बच नहीं पाएगा। तो अब कहानी का मूड बदलता है। जो हमदर्दी और दया का भाव था, वो अब धीरे धीरे डर और खौफ में बदलने वाला है। और ये है पहला रेड फ्लैग। रोना अचानक बंद हो जाता है। उसकी आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक खाली भेदने वाली नजर है। ये बदलाव इतना अचानक है कि माहौल में तुरंत एक अजीब सा तनाव भर जाता है। मतलब कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर आता है ये सवाल, जो सवाल कम और धमकी ज्यादा लगता है। मेरा पति कहाँ है? सोचिए कितना अजीब सवाल है। रोनित उसे कैसे जान सकता है? ये बेतुकापन ही डर को और गहराता है, क्योंकि अब ये साफ है कि वो किसी नॉर्मल इंसान से नहीं बल्कि किसी अजीब सी ताकत से बात कर रहा है। अब तक जो खतरा एक जगह बैठा था वो अब हरकत में आ गया है। वो औरत रोनित की ओर बढ़ रही है, उसकी पर्सनल स्पेस में घुस रही है। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती है, रोनित के बचने के रास्ते भी बंद होते जाते हैं और डर तेजी से बढ़ने लगता है। और फिर रोनित की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। मुड़े हुए, टूटे हुए पैर जो जमीन को छू भी नहीं रहे। बस यही वो पल है जब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अब रोनित का रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल वही जो किसी का भी होगा। दिमाग जो देख रहा है उसे मानने से इनकार कर रहा है। सोचना समझना सब खत्म हो जाता है और बस एक ही इंस्टिंक्ट बचता है, भागो। देखना, डरना और भागना, ये सब एक सेकंड के अंदर हो जाता है। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि खतरा बस स्टॉप पर खत्म नहीं होता। अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां डर घर की सुरक्षित चारदीवारी को भी तोड़कर अंदर आ जाता है। अब हमले की स्पीड देखिए। आधी रात को रोने की आवाज आती है और अगले ही पल वो औरत उसके बिस्तर पर है। सोचने का, संभलने का कोई मौका ही नहीं। डर सीधे हमले में बदल जाता है। ये तेजी दिखाती है कि उस वक्त रोनित कितना बेबस था। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। जो पानी की बोतल दया का प्रतीक थी, अब खून से भरी हुई है। ये दिखाता है कि कैसे रोनित की अच्छाई को ही एक भयानक रूप में तोड़ मरोड़कर उसके सामने रख दिया गया है। एक साधारण सी चीज को इतना डरावना बना देना कहानी को और भी यादगार बना देता है। और अब हमें हमले की वजह पता चलती है। कम से कम उस आत्मा की दुनिया में, तुमने मेरे पति को मारा। ये इल्जाम हमारी दुनिया में बेतुका है, लेकिन उसकी अपनी टूटी फूटी सच्चाई में रोनित ही दोषी है। ये बदला है जो किसी तर्क या कारण को नहीं मानता। रोनित अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखता है और उसकी आवाज बाहरी दुनिया तक पहुंच जाती है। उसके माता पिता का कमरे में आना उस हमले को रोक देता है। ये एक पल का बचाव है जो कहानी को उसके खतरनाक क्लाइमैक्स से नीचे लाता है। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, वो औरत गायब हो जाती है। कोई सबूत नहीं बचता सिवाय रोनित के डर के। ये चीज उसे अपनी भयानक सच्चाई के साथ अकेला छोड़ देती है, जिसे कोई और नहीं समझ सकता। हमला तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी है।
अब हम देखेंगे कि इस एक घटना का रोनित पर क्या और कितना गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा। और यहां असली मनोवैज्ञानिक चोट लगती है। उसके अपने माता पिता उसकी बात को एक बुरा सपना कहकर टाल देते हैं। अब जरा सोचिए, रोनित न सिर्फ उस आत्मा से डरा हुआ है, बल्कि अपनी ही हकीकत में अकेला पड़ गया है। ये शायद उस हमले से भी ज्यादा डरावना है, ये जानना कि सच क्या है और कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो उस एक रात का असर क्या हुआ? महीनों का डर, छोड़ी हुई ट्यूशन क्लास और एक बदला हुआ रास्ता। ये दिखाता है कि असली डर शारीरिक चोट नहीं, बल्कि वो निशान है जो हमारी आत्मा पर रह जाता है और हमारे जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देता है। और जैसा कि कई बेहतरीन डरावनी कहानियों में होता है, ये कहानी भी हमें एक अधूरे जवाब के साथ, एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। और आखिर में कहानी हमें उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है जो शायद रोनित को आज भी परेशान करता होगा। वो औरत कौन थी? क्या वो सच में बदला चाहती थी, या बस एक भटकी हुई आत्मा थी जो गलत समय पर गलत जगह थी? हमें जवाब कभी नहीं मिलेगा। और शायद यही अनिश्चितता ही इस कहानी की सबसे डरावनी चीज है।